प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, क्या आप सभी ने कभी यह सोचा है कि आप हमारा वीडियो घर बैठे किस माध्यम से देख पा रहे हैं, या इस कोरोना काल में हम हमारी पढ़ाई को ऑनलाइन किस तरह से जारी रख पा रहे हैं, या किन साधनों से ऐसा संभव हो पा रहा है? सभी के दिमाग में यह जवाब आ रहा होगा कि हम मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर पा रहे हैं। आज की हमारी कक्षा में हम संचार के इन्हीं साधनों को समझने का प्रयास करेंगे, जिन साधनों के द्वारा हम हमारे विचारों को एक दूसरे तक प्रसारित कर सकते हैं या एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। उन साधनों को संचार के साधन कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि जब संचार के इन साधनों का आविष्कार या निर्माण नहीं हुआ था, तब मनुष्य अपने विचारों को किस तरह एक दूसरे तक पहुंचाया करता था। जब इन साधनों का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय प्राचीन काल में मनुष्य अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए या तो स्वयं सूचनाओं या संदेशों को लेकर जाता था, और बाद में उसने इस कार्य में घोड़ों, ऊँटों और कबूतरों का भी उपयोग किया। उस समय मनुष्य घोड़ों या ऊँटों की पीठ पर बैठकर दूर तक संदेशों को ले जाया करता था, और कबूतरों के माध्यम से भी संदेशों को भेजा जाता था। इसके अलावा डोंडी या ढोल पीटकर भी सूचनाओं को प्रसारित किया जाता था। अब हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि यह संचार के साधन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संचार के इन साधनों का महत्व क्यों है। किसी भी देश के विकास कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए संचार के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, देश के आर्थिक विकास, सामाजिक संबंधों की प्रगति एवं सांस्कृतिक एकता में वृद्धि को प्रोत्साहन देने का कार्य भी संचार के साधन करते हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के लोगों को एक दूसरे के निकट लाने में संचार के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही मनुष्य संचार के साधनों के द्वारा घर बैठे विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ सकता है, सुन सकता है और देख सकता है। विश्व के किसी भी कोने में अपने मित्र व परिवार के लोगों से बातचीत कर सकता है। साथ ही युद्ध, दुर्घटना, भूकंप एवं आपातकाल आदि की घटनाओं के समय स्थिति की जानकारी देने तथा शीघ्र राहत सामग्री भेजने में संचार के साधन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। साथ ही यातायात सेवाओं में मदद प्रदान करते हैं और व्यापार के क्षेत्र में माल को खरीदने एवं बेचने में भी संचार के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार के साधनों के महत्व पर नजर डालने के पश्चात हम संचार के विभिन्न साधनों को समझने का प्रयास करते हैं। भारत में जनता के लिए संचार की सेवा की शुरुआत 1837 में आरंभ हुई। संचार के प्रमुख साधनों में डाक खाने का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में देश में डाक खानों की संख्या लगभग 1,56,000 है। औसतन एक डाकघर 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 6,600 व्यक्तियों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। बड़े शहरों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से डाक वितरण व्यवस्था को निम्नानुसार बांटा गया है, जिसमें पहला है राजधानी चैनल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भारत के सभी राज्यों की राजधानियों को इससे जोड़ा गया है। इसके लिए पीले रंग की पत्र पेटी कुछ निश्चित स्थानों पर राज्यों की राजधानी में लगाई गई है। इसमें डाले गए पत्र कम समय में एक राजधानी से दूसरे राजधानी तक पहुंचते हैं। दूसरा, मेट्रो चैनल। भारत के जो 6 मेट्रो शहर हैं, जिसमें कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद आते हैं, यहाँ पर हल्के नीले रंग की पत्र पेटियाँ लगाई गई हैं। अगला, ग्रीन चैनल। स्थानीय पत्रों के प्रेषण हेतु हर बड़े शहर में हरे रंग की पत्र पेटियाँ लगाई गई हैं। अगला,
व्यापारिक चैनल। इनमें बड़े व्यापारिक घराने या कंपनियां अपने पत्र सीधे डाक खाने की खिड़की पर जमा कर देते हैं और उन्हें उनके निर्धारित गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अगला है थोक डाक चैनल। इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड 250 एवं वित्त रजिस्टर्ड 2000 से अधिक पत्र भेजने वाली संस्था छांटकर निश्चित डाक खाने में जमा करती है। अगला पीरियोडिकल चैनल। इसके अंतर्गत अखबार व पत्रिकाओं को शीघ्र पहुंचाने का कार्य किया जाता है। स्पीड पोस्ट। इस सेवा का उद्देश्य प्राइवेट कोरियर के समान है। एक्सप्रेस पार्सल सेवा एक स्थान से एकत्रित करके दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। अगला चैनल है ई पोस्ट। जिन उपभोक्ताओं के पास कंप्यूटर या इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता है उनके लिए यह सेवा प्रारंभ की गई है। ई बिल पोस्ट। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के भुगतान की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध की गई है। संचार का अगला महत्वपूर्ण साधन तार है, जिसका आविष्कार अमेरिका के थॉमस एल्वा एडिसन ने टेलीग्राफ के रूप में किया था। इससे संदेश शीघ्र भेजे जाने लगे। इसके लिए खंभों पर टेलीग्राफ के तार स्थायी रूप से बांधा जाना जरूरी था। इन तारों द्वारा बिजली के माध्यम से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान कोडेंसी मशीन द्वारा भेजा जाता था। सभी देश तार भेजने के लिए मोर्स कोड नामक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान में संचार का यह साधन प्रचलन से बाहर हो गया है। संचार का तीसरा महत्वपूर्ण साधन दूरसंचार है, जिसे टेलीफोन के नाम से जाना जाता है। टेलीफोन का आविष्कार संचार साधनों की महत्वपूर्ण घटना है। इसके द्वारा मनुष्य की आवाज़ तारों के माध्यम से तुरंत दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। वर्तमान में दूरसंचार के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाले दो विभाग, दूरसंचार सेवा विभाग तथा दूरसंचार प्रचालन विभाग का निगमीकरण कर भारत संचार निगम लिमिटेड नाम की पब्लिक सेक्टर कंपनी बना दी गई है। भारत टेलीफोन की संख्या के आधार पर विश्व का 10वां सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क वाला देश है। मार्च 2004 तक 5.22 लाख गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन, जिसे VPT कहा जाता है, लगाए जा चुके हैं। एक नगर से दूसरे नगर में सीधे बात करने के लिए STD और एक देश से दूसरे देश में सीधे बात करने के लिए ISD की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह संचार का चौथा महत्वपूर्ण साधन इंटरनेट है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। इस सेवा से कोई भी व्यक्ति घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से देश विदेश की प्रत्येक घटना को देख सकता है व देश विदेश में संपर्क भी स्थापित कर सकता है। विश्व भर के लाखों कंप्यूटर सूचना केंद्रों से प्राप्त सूचनाओं तथा आंकड़ों को अपनी भाषा में सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा के क्षेत्र में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। देश में कुल जनसंख्या के 4.5% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है। संचार के अगले महत्वपूर्ण साधन के रूप में मोबाइल फ़ोन या सेलुलर फ़ोन का स्थान है। आप सभी जानते हैं कि यह एक बेतार का तार जैसा फ़ोन है, जिसे मोबाइल फ़ोन या सेलुलर फ़ोन कहते हैं। इस फ़ोन को आप कहीं भी अपनी जेब में रखकर या हाथ में रखकर ले जा सकते हैं और वहीं से फ़ोन कर सकते हैं एवं बाहर से फ़ोन भी प्राप्त कर सकते हैं। सन 2006 तक देश में इस सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 3.1 करोड़ थी। संचार का अगला महत्वपूर्ण साधन फैक्स है। फैक्स एक प्रकार से लिखित संदेश प्राप्त करने या भेजने का साधन होता है। इसके लिए एक मशीन की आवश्यकता होती है, जिसे फैक्स मशीन कहते हैं। इस मशीन को टेलीफोन नंबर से जोड़ दिया जाता है एवं संदेश लगा दिया जाता है। यह मशीन उस संदेश को कागज़ पर छाप देती है, साथ ही भेजने वाले का टेलीफोन नंबर, पता, समय लिख देती है। संचार साधनों में अगला महत्वपूर्ण साधन ईमेल है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। संदेश वाहन में भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
कंप्यूटर के द्वारा भी हम संदेश को भेज सकते हैं, लेकिन ये संदेश कंप्यूटर पर उसी व्यक्ति को भेज सकते हैं जिसका कि ईमेल हो। इसके लिए ईमेल आईडी बनानी होती है। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ा जाता है, फिर उस पर संदेश टाइप किया जाता है। यह संदेश उस कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है जहां पर वह संदेश भेजा गया है। संचार का अगला सबसे महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय माध्यम रेडियो है। इसके द्वारा समाचार, घटनाएं, खेलकूद, कृषि सूचनाएं, वार्तालाप, मौसम, सुगम संगीत, शिक्षा एवं मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। भारत में 2 निजी ट्रांसमीटरों के माध्यम से मुंबई एवं कोलकाता रेडियो प्रसारण का शुभारंभ 1927 में हुआ। सन 1930 में दोनों ट्रांसमीटरों को एकत्रित कर भारतीय प्रसारण सेवा का गठन कर दिया गया और शासन ने इन्हें अपने हाथ में ले लिया। सन 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। सन 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। देश में आकाशवाणी के 208 केंद्र और 327 ट्रांसमीटर हैं। इसमें 149 मीडियम वेव, 55 शॉर्ट वेव एवं 123 एफएम ट्रांसमीटर हैं। देश में 83.78% क्षेत्र में 98.8% जनता रेडियो के कार्यक्रम सुन सकती है। अब निजी क्षेत्र में भी इसका प्रसारण शुरू हो गया है। रेडियो के पश्चात संचार का अगला सबसे महत्वपूर्ण साधन दूरदर्शन है। भारत में टेलीविज़न सेवा का नियमित प्रसारण 1965 से आरंभ हुआ और सन 1976 में इसे आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक अलग संगठन बनाया गया। अब देश की लगभग 87% से अधिक जनता 1042 स्थल ट्रांसमीटरों के माध्यम से दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकती है। कार्यक्रम तैयार करने वाले केंद्रों की संख्या 20 है। सन 1976 में इसमें विज्ञापन सेवा प्रारंभ कर दी गई। 1982 से दूरदर्शन ने रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ कर दिया। DD1 और DD2 चैनल दिल्ली से प्रारंभ किए गए। तत्पश्चात 11 क्षेत्रीय भाषाओं के उपग्रह चैनल शुरू किए गए। सन 1987 से दूरदर्शन की प्रातःकालीन सभा शुरू हुई। 26 जनवरी 1989 से दोपहर की सेवा प्रारंभ की गई। इस प्रकार दूरदर्शन की तीनों सभाएं संचालित करके सभी वर्गों के लिए कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। साथ ही खेल संबंधी गतिविधियों के लिए DD स्पोर्ट्स चैनल गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच बनाने हेतु सन 2000 में DD ज्ञान दर्शन शैक्षिक चैनल आरंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में नई जानकारी देने हेतु DD इंडिया चैनल प्रारंभ किया गया है। दूरदर्शन के अनेक निजी चैनल भी इस समय प्रसारित हो रहे हैं। इसके पश्चात संचार का अगला महत्वपूर्ण साधन सिनेमा है। सिनेमा जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है एवं देश के करोड़ों लोगों को मनोरंजन प्रदान करता है। सिनेमा के पश्चात अगला महत्वपूर्ण संचार का साधन मुद्रण माध्यम है, जिसमें समाचार पत्र, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाएं आदि आते हैं। इनका विस्तार सारे देश में हुआ है। एक अनुमान के अनुसार भारत में विभिन्न भाषाओं के लगभग 37,254 समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित किए जाते हैं। दैनिक समाचार पत्रों की संख्या लगभग 4,236 है। हिंदी भाषा के समाचार पत्रों की संख्या 1,877 है। संचार का अगला महत्वपूर्ण साधन है उपग्रह संचार। वैज्ञानिकों ने मानव के हितों की पूर्ति के लिए मशीनीकृत उपग्रह तैयार कर रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं। आप जानते हैं जिस तरह से चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, उसी तरह से कृत्रिम उपग्रह बनाए गए हैं जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते हुए मौसम,
प्राकृतिक संसाधनों, सैनिक गतिविधियों आदि की जानकारी चित्र और मानचित्र के माध्यम से पृथ्वी पर भेजते हैं। इन उपग्रहों में आर्यभट्ट, एप्पल, इनसैट, IRS कृत्रिम उपग्रह इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं। संचार के इन साधनों को समझने के पश्चात निश्चित ही आप यह जान गए होंगे कि संचार के इन साधनों ने हमारे जीवन को कितना ही आरामदायक बना दिया है। हम घर बैठे विश्व में, देश में, हमारे आसपास घटित हर घटनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। संचार के इन साधनों को जानने के पश्चात अब हम विदेशी व्यापार और उसका आर्थिक विकास में क्या योगदान रहा है को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वह अकेले नहीं कर सकता। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान करता रहा है। जैसे जैसे समय के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ती चली गई। मनुष्य की तरह ही आज कोई भी देश पूर्ण रूप से स्वावलंबी नहीं है। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से वस्तुएं खरीदता है और बदले में अपने देश की वस्तुओं को बेचता है। वस्तुओं के इस पारस्परिक विनिमय को ही व्यापार कहा जाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। एक देश दूसरे देशों के साथ जो क्रय विक्रय करता है वह उसका विदेशी व्यापार कहलाता है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा महत्व है। कोई भी देश बिना विदेशी व्यापार को बढ़ाए उन्नति नहीं कर सकता। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का मापदंड है। जिस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रति व्यक्ति अधिक है वही देश उन्नत समझा जाता है। जिन देशों का प्रति व्यक्ति औसत व्यापार कम होता है वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश माने जाते हैं। विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान हम निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला बिंदु है, इससे देश स्वावलंबी बन जाते हैं। स्थिति, जलवायु, भूमि की प्रकृति तथा अन्य कारणों से जो वस्तुएं देश में उपलब्ध नहीं होती हैं उनकी पूर्ति विदेशी व्यापार से संभव हो पाती है। दूसरा, इससे औद्योगिकीकरण को बल मिलता है। कच्चे माल और शक्ति के साधनों की आपूर्ति विदेशी व्यापार से संभव हो जाती है। तीसरा, इससे कृषि विकास की प्रबल संभावनाएं निर्मित होती हैं। उन्नत तकनीक एवं बीजों की आपूर्ति से कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है। चौथा, इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है जिसका उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास में किया जाता है। अगला, इससे उद्योग एवं कृषि में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अगला, इससे बाजार में वस्तुओं की विविधता देखने को मिलती है। उपभोक्ता अपने जीवन स्तर को उन्नत कर सकता है। अगला, विभिन्न देशों से वस्तुएं प्राप्त करके बाढ़, अकाल, महामारी तथा भूकंप आदि के विनाश में लोगों की रक्षा की जा सकती है। अगला, इससे मूल्य वृद्धि नियंत्रित होती है। श्रम विभाजन को भी बढ़ावा मिलता है जो आर्थिक विकास का परिचायक है। आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर एक नज़र डालते हैं। ये वे कारक हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है और उन्नति करता है। इनमें पहला कारक है स्थिति। जो देश संसार के व्यापारिक मार्गों पर स्थित होते हैं उनकी व्यापारिक उन्नति शीघ्र होती है क्योंकि विभिन्न देशों से व्यापार करने के लिए उनके पास अनुकूल स्थिति होती है। अगला है कटा-फटा समुद्र तट। जिन देशों का समुद्र तट बहुत कटा-फटा होता है वहाँ पर उन्नत बंदरगाह विकसित हो जाते हैं। वहाँ के लोग साहसी और अच्छे नाविक होते हैं। अगला कारक है प्राकृतिक साधन। किसी देश का व्यापार वहाँ के प्राकृतिक साधनों की भिन्नता से प्रभावित होता है। प्राकृतिक साधनों में देश की जलवायु, वन, कृषि योग्य भूमि
कृषि उपजें, खनिज आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हीं साधनों पर उस देश का उत्पादन निर्भर करता है। अगला, आर्थिक विकास। सभी देशों के आर्थिक विकास की स्थिति एक समान नहीं होती है, लेकिन जो देश आर्थिक प्रगति में आगे हैं उनका व्यापार भी अधिक उन्नत होता है। अगला कारक है सांस्कृतिक भिन्नता। संसार के सभी देश सांस्कृतिक रूप से समान नहीं हैं। आप जानते हैं कि विभिन्न देशों में सामाजिक, धार्मिक दृष्टिकोण, रहन सहन, रीति रिवाज, रुचियाँ भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। इस सांस्कृतिक भिन्नता के कारण उत्पादन एवं मांग भी भिन्न भिन्न होती हैं। अगला कारक है जनसंख्या की भिन्नता। जनसंख्या का असमान वितरण व्यापार को प्रभावित करता है। अधिक जनसंख्या वाले देशों में यदि जीवन स्तर भी अपेक्षाकृत कम ऊंचा हो तो आराम और विलासिता की वस्तुओं की मांग कम और आवश्यकता की चीज़ों की मांग अधिक रहती है, जबकि कम जनसंख्या वाले देशों में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, अतः आराम और विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक रहती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला अगला महत्वपूर्ण कारक है परिवहन व संचार के साधनों का विकास। व्यापार एवं परिवहन तथा संचार साधनों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। परिवहन के सस्ते एवं शीघ्रगामी साधनों की सुलभता से माल को दूर दूर आसानी से भेजा जा सकता है। रेडियो एवं समाचार पत्रों तथा संचार माध्यमों से वस्तुओं का विश्वव्यापी विज्ञापन एवं प्रचार संभव है। व्यापार को विकसित करने हेतु परिवहन व संचार के साधनों का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। अगला कारक है व्यापारिक नीति। राजनीतिक व आर्थिक कारणों से विभिन्न देशों की व्यापारिक नीतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। इन व्यापारिक नीतियों का व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। यदि सभी देश स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाएं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक विकसित होगा। प्रत्येक राष्ट्र को आर्थिक विकास के लिए अपने यहाँ के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना ज़रूरी होता है, अतः विदेशी माल के आयात पर चुंगी लगाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण कारक है शांति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास शांति के समय ही हो सकता है। युद्ध एवं अशांति से व्यापार में क्षति होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला अगला कारक है राजनीतिक विचारधारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समान राजनीतिक विचारधारा वाले देशों में अत्यधिक उन्नत होता है। विश्व में पूंजीवादी तथा साम्यवादी राष्ट्रों के बीच व्यापार की कमी का कारण राजनीतिक विचारधारा में भिन्नता ही है। अगला महत्वपूर्ण कारक है सस्ते मूल्य। दो देशों के मध्य सस्ते मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध होने पर दोनों देशों का आपसी व्यापार तेजी से विकसित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों पर नज़र डालने के पश्चात आइए अब हम भारत का विदेशी व्यापार एवं आयात निर्यात समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखेंगे कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। बच्चों, एक देश का अन्य देशों के साथ वस्तुओं का जो आदान प्रदान अर्थात विनिमय होता है उसे ही विदेशी व्यापार कहते हैं। और जब एक देश से वस्तुओं को दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। इसके विपरीत जब अन्य देश से वस्तुओं को मंगाया जाता है तो इसे आयात कहते हैं। सरल शब्दों में हम इस तरह कह सकते हैं कि जब भारत से कोई वस्तु दूसरे देश में भेजी जाती है तो भारत उस वस्तु को निर्यात कर रहा है, और इसके विपरीत जब भारत किसी अन्य देश से कोई वस्तु मंगवाता है तो उसे आयात करना कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वस्तुओं को मंगवाना आयात करना कहलाता है और अपने देश से वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना निर्यात करना कहलाता है। प्राचीन काल में भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिम एशिया एवं यूरोपीय देशों से थे और इस व्यापार में भारत वस्तुओं का सदैव निर्यात अधिक करता रहा। इसलिए ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन यह क्रम अधिक समय तक नहीं जारी रह सका क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजनीतिक शक्ति के आधार पर भारतीय व्यापार के ढांचे को एकदम उलट दिया। ब्रिटिश सरकार ने दोहरी व्यापार नीति अपनाई,
जिसके अनुसार इंग्लैंड में निर्मित माल को भारत में बिना किसी प्रतिबंध के आयात किया जाने लगा और भारत में औद्योगिक माल के निर्यात को हतोत्साहित किया जाने लगा। इससे भारतीय उद्योग नष्ट ही नहीं हुए बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन के हितों को पूरा करने का साधन मात्र बना दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का विदेशी व्यापार औपनिवेशिक व्यापार का स्वरूप लिए हुए था। भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन तथा राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ होता था। भारत के निर्यात में जूट, चाय, सूती वस्त्र, मसाले, अभ्रक एवं मैग्नीज प्रमुख थे। आयात के रूप में मुख्य रूप से निर्मित वस्तुएं ही भारत आयात करता था। इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत की जो निर्यातक स्थिति थी वह किस तरह से एक आयातक देश के रूप में परिवर्तित कर दी गई। लेकिन सन 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तब देश के विभाजन के बाद जूट, कपास और चावल के उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। फलस्वरूप भारत जूट, कपास और चावल का आयात करने लगा। इस कारण देश का व्यापार संतुलन बिगड़ गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के व्यापार में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सन 1947 के पूर्व भारत 50 वस्तुओं का निर्यातक था, किंतु अब भारत 7,500 वस्तुओं का निर्यात करता है। देश की विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप आयातित वस्तुओं में भी वृद्धि हुई है। विगत कुछ वर्षों में मूल्य वृद्धि के कारण व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता जा रहा है। अब हम भारत की आयात संरचना और निर्यात संरचना पर नज़र डालते हैं। भारत 3 प्रकार की वस्तुओं को आयात करता है, जिसमें पहली है पूंजीगत वस्तुएं, जिसमें मशीन, धातुएं, अलोह धातुएं, परिवहन साधन सम्मिलित हैं। दूसरा है कच्चा माल, इसके अंतर्गत खनिज तेल, कपास, जूट तथा रासायनिक वस्तुएं आयात की जाती हैं। तीसरा है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुओं के अंतर्गत खाद्यान्न, विद्युत उपकरण, औषधियाँ, वस्त्र, कागज आदि आयात किए जाते हैं। भारत के निर्यातों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है खाद्यान्न। भारत अनाज, चाय, तंबाकू, कॉफ़ी, काजू, मसाले आदि निर्यात करता है। कच्चा माल के अंतर्गत भारत खाल, चमड़ा, ऊन, रुई, कच्चा लोहा, मैग्नीज, खनिज पदार्थ, हीरे जवाहरात आदि का निर्यात करता है। विनिर्मित वस्तुओं के अंतर्गत जूट का सामान, कपड़ा, चमड़े का सामान, रेशम के वस्त्र, तैयार कपड़े, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, खेल का सामान तथा जूते निर्यात करता है। अगला है पूंजीगत वस्तुएं हैं। पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत भारत मशीनें, परिवहन उपकरण, लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग वस्तुएं, सिलाई मशीन आदि का निर्यात करता है। भारत के 11 प्रमुख भागीदार देश हैं, जिनसे भारत का 48% व्यापार होता है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, सिंगापुर एवं मलेशिया प्रमुख हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। इसके साथ ही चीन के साथ व्यापार में प्रभावशाली वृद्धि अयस्क धातुएं, लोहा एवं इस्पात, जैव रसायन के निर्यात एवं मशीनरी रसायन के आयात से हुई है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात व सिंगापुर अगले प्रमुख भागीदार राष्ट्र हैं। इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको आपकी नोटबुक में हल करना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह कौन सा है? दूसरा, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। चौथा, सेल्युलर फ़ोन क्या है?